हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी या बोले तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम हमारा पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, जिसमें अपने चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर 2 का जो अध्याय 2 है उसका फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा था तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो हमने क्या समझा, फर्स्ट चैप्टर में क्या समझा, विविधता के बारे में जाना कि विविधताएं क्या होती हैं। ठीक है ना। जब सेकंड जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना कि जो विविधता के अलावा जो भेदभाव है या भिन्नता बोलते हैं उनको, भेदभाव या भिन्नता कुछ भी बोल सकते हैं, वो किस कारण होती हैं। किस कारण होती हैं? पूर्वाग्रहों के कारण होती हैं। जो पूर्वाग्रह हैं वो क्या हैं? पूर्वाग्रह वो क्या हैं ये आपको मैंने बताया था। पूर्वाग्रह वो होते हैं जो मतलब अपन अपरिचित कोई व्यक्ति है, अपरिचित व्यक्ति के अपन क्या पहले से ही अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं, ये आदमी तो ऐसा होगा, ये आदमी ऐसा करता होगा, ऐसे कुछ अपन धारणाएं बना लेते हैं। ठीक है ना। उसके आधार पर जब ये धारणाएं अपनी पक्की हो जाती हैं, आगे चल के जब अपन बड़े होते हैं तब ये धारणाएं जब पक्की हो जाती हैं तो ये किसका जन्म ले लेती हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएं की। रूढ़िबद्ध का मतलब जो जड़ है, बिल्कुल जड़ का मतलब ये होता है कि मतलब बिल्कुल अब बदल नहीं सकती हैं ये भावनाएं। ठीक है ना, ये धारणाएं जो बदल नहीं सकती हैं। ठीक है ना, उन्हें कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा फिर किसको जन्म देती है? असमानताओं को जन्म देती हैं। ठीक है ना, यहाँ तक अपन ने पढ़ चुके थे। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा से एक बार उनको वीडियो को देख लेना और समझ लेना हमने क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं। बस बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप बस सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के अध्याय को। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। क्या है? असमानता एवं भेदभाव। ठीक है ना, असमानता एवं भेदभाव। हम जानेंगे असमानता क्या होती है एवं भेदभाव क्या होते हैं। देखो, बोल रहा है जो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, भेदभाव कब होगा? ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक है ना, स्टोरी में क्या था, तो शिक्षक होता है वो क्या करता है, लड़कों से ही क्वेश्चन पूछता है, लड़कियों से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो लड़की बोलती है सर आप मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो, तो जो शिक्षक है वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो आगे चल के किचन में ही काम करना है, किचन में झाड़ू पोछे यही लगाना है तुमको, बच्चे संभालने, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो शिक्षक के प्रति क्या है, और जो लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है ना, शिक्षक का क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है ना, उसके आधार पर वो अपना व्यवहार करता है, व्यवहार दर्शाता है। व्यवहार क्या दर्शाता है? वो लड़कों से ही क्वेश्चन पूछता है, लड़कियों से नहीं पूछता। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखो ये कितनी अच्छी बात बता दी उन्होंने। जो आज हमारे समाज में जो हो रहा है ना, यही हो रहा है आज हमारे समाज में। क्या हो रहा है कि हम क्या है, ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर ही हम लड़ रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, उसके आधार पर हम लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये क्यों हो रहा है सब कुछ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो पूर्वाग्रह या जो रूढ़िबद्ध धारणाएं, उनकी वजह से अपन ऐसा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, और ये व्यवहार, ये जो अपन जो व्यवहार करते हैं, ये कब मिटेगा? ये जब मिटेगा तब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ठीक है ना, जब तक शिक्षा का स्तर किसी भी लोगों का नहीं बढ़ेगा तो वो इन कामों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है ना, आप बोलते हो कि आरक्षण बेकार है, बेकार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, जिसके पास पाने के लिए अवसर ही नहीं है, पाने के लिए कुछ भी, तो उसको आरक्षण देना पड़ेगा, अवसर देने पड़ेंगे उनके लिए। ठीक है ना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में
शामिल हो सकें। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, एक समीर था जो मतलब क्या करता था, जो पढ़ा लिखा था और नौकरी करने जाता था, ठीक है ना। और एक वो एक दूसरा समीर था, वो क्या करता था, वो क्या करता अखबार बेचता था, ठीक है ना, फुटपाथ पर या रेड लाइट, वो मतलब जो ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पर, ठीक है ना, अखबार बेचने का काम करता है। वो कैसा था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना। उदाहरण के लिए उनका धर्म भी अलग था, एक तो था हिंदू और एक था मुस्लिम धर्म था। यह विविधता का एक पहलू है, ठीक है ना, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है, ठीक है ना, यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ये जो धर्म के आधार पर जो लोग अलग अलग रहते हैं वो तो क्या है, विविधता है, ठीक है ना। पर ये कि जो ये जो धर्म है, ठीक है ना, जब आप किसी एक दूसरे धर्म की निंदा करने लग जाते हो तो आप समझ लो पूर्वाग्रहों से या रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित हो, ठीक है ना, और यही कारण बन जाता है भेदभाव का, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, ठीक है ना। जब आप किसी को मतलब निम्न कोटि का समझते हो, ठीक है ना, तभी ऐसा विविधता जो मतलब ये भेदभाव है ये होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का है, ठीक है ना। एक तो गरीब था जो मतलब अपने रोजी रोटी कमाने के लिए अखबार बेचता था, ठीक है ना, और एक दूसरा था जो जो अपना पेट भरने के लिए क्या करता था, सरकारी मतलब नौकरी नौकरी पर काम करता था, ठीक है ना। तो ये आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक मतलब पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि अमीर और गरीब की बात कर रहा है। तो एक अंतर तो क्या बता दिया, धर्म के बारे में बता दिया उनके। एक अंतर क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि का। समीर दो गरीब गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ठीक है ना। जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है ना, वो विविधता का पहलू नहीं है, ये हम पहले के अध्याय में जान चुके हैं, ठीक है ना। यह तो असमानता है। ये क्या है, असमानता या गैर बराबरी, असमानता या गैर बराबरी, क्या ये असमानता या गैर बराबरी बोलते हैं। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। भाई किसी जो गरीब होते हैं वो क्या अपना एक दिन का खाना भी नहीं खा पाते हैं, कुछ कुछ तो, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। देखो कोई किसी गरीब आदमी के मान लो कोई नेता है अपना, ठीक है ना, अगर मान लो वो बीमार पड़ जाता है तो उसको तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब कुछ मतलब इलाज उलाज बहुत अच्छे से इलाज होता है। वहीं एक फुटपाथ पर सोने वाले जो जो आदमी होते हैं वो मर जाते हैं, कोई उन पर गाड़ी चढ़ा देता है, ठीक है ना, कोई उनको टक्कर मार देता है ना, तो क्या हुआ, तो उनको क्या है वो वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं, पर उनको कोई अस्पताल तक ले जाने वाला नहीं होता। अगर वो अस्पताल भी पहुंच जाए तो इनका इलाज जल्दी से नहीं होता है, बल्कि देरी के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा भेदभाव होता है बिल्कुल, ठीक है ना। अमीर को तो मतलब इलाज मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी बहुत जल्दी, तो गरीब को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो मुसलमान के आप जो इसमें देखा था ना, ये लड़कियां हैं, ये मुस्लिम लड़कियां हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आप ये सोचते होंगे कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको मतलब उनके धर्म नहीं पढ़ शिक्षा का अधिकार नहीं देता है, ठीक है, पढ़ने नहीं देता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब उनके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो गरीब हैं, ठीक है ना। जब उनके पास कुछ होगा तभी वो अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, तो इसके लिए सरकार मुफ्त में शिक्षा प्रदान करती है सभी को, ताकि कोई भी अशिक्षित नहीं रह पाए, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलता रहे। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं, उनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वो गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे दोहरा भेदभाव। दोहरा भेदभाव का होता है, एक तो होता है विविधता के आधार पर, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे हिंदू मुस्लिम मान लो कोई दो समुदाय हैं, ठीक है ना, वो धर्म के आधार पर क्या है, विविधता है उनमें, ठीक है ना।
एक का पहनावा अलग है, एक की संस्कृति अलग है, दूसरे की उससे विपरीत संस्कृतियाँ और पहनावा है, खान पीन सब कुछ ऐसा अलग अलग है दोनों का। एक तो ये मतलब विविधता से हो गया, ठीक है ना। अब क्या करता है दूसरा, तब ये क्या, जब दूसरा क्या है उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी एक समुदाय की आर्थिक पृष्ठभूमि कम है, नीची है, तो दूसरे की ऊंची है, तो उसके साथ भी भेदभाव होगा। तो ये कैसा हो गया, एक दोहरा भेदभाव हुआ है, ठीक है ना। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जैसे आपने आदिवासियों के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है ना। एमपी में सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग मिलेंगे, तो उनके साथ क्या भेदभाव होता है, कैसे होता है। एक तो मतलब उनको मतलब समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल नहीं किया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। फिर उनके बाद दूसरा भेदभाव क्या है, जब समाज के मुख्य धारा में शामिल ही नहीं है तो वो उनके साथ व्यापार कुछ भी नहीं होता है उनके संग, तो उनका क्या शोषण भी होने लगता है। जो ऊंची जाति के लोग हैं या कुछ जो अमीर वर्ग के लोग हैं, तो उनका क्या क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। तो इससे उनका क्या होता है, दोहरा भेदभाव होता है। भेदभाव का सामना करने पर, जब भेदभाव होता है तो इसका सामना करने पर क्या होगा, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी होते हैं खाती, ठीक है ना, लकड़ी काटने वाले होते हैं ना, उनको होते हैं बढ़ईगिरी, खेती करना, बुनाई इत्यादि, ठीक है ना। भाई सब अपनी पेट पालने के लिए सब कुछ काम करते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। आपने एक मूवी देखी होगी रईस, ठीक है ना। रईस में क्या होती है, जो शाहरुख खान की जो माँ होती है वो क्या बोलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये बोलता है ना। तो वो क्या बोतलों को बीनती हैं, दारू की बोतल होती है उनको बीन कर, और उसमें क्या जो होते हैं, जो कचरा वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, थोड़ा सा यार दिमाग में नहीं आ रहा। जो मतलब कचरा बीन के मतलब उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, तो उसको उनको देती है, उससे क्या उनको बोतल बेचने पर क्या मिलता है, उसके रुपये मिलते हैं। तब पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, तब बोलता है, फिर जब बोलती है वो कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो यही बात है कि कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब क्या करते हैं कोई लोग, क्या मानते हैं, क्या ये तो यार कचरा बीनने वाला है, इसका क्या क्या काम है, ठीक है ना। पर देखो कचरे बीनने का काम इतना बहुत बड़े स्केल पैमाने पर होता है, करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होता है इसी में ही, ठीक है ना। तो कोई जहाँ पर क्या मानते हैं, एक छोटा काम मान लेते हैं, तो उसकी क्या, तो उस लोगों की निंदा करने लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक है चपरासी की नौकरी करता है, ठीक है, चपरासी की नौकरी करता है, और वहीं एक पुलिस की काम करता है, एक आदमी पुलिस के काम करता है। पर दोनों का क्या है, जो तनख्वाह मिलती है ना उनमें काफ़ी अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर, 5-6 हज़ार का ही अंतर होगा बस मात्र, ठीक है ना। पर जो चपरासी होता है उसको क्या है, इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है ना। और वहीं एक पुलिस वाले को भी इज्जत मिलती है, समाज में उसको बैठाया जाता है, ठीक है ना। और वहीं सफाई कर्मचारी को एक निम्न नज़रों से देखा जाता है। तो ये कितना बड़ा भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो काम के आधार पर भी क्या है, भेदभाव हो जाता है। सफाई करना, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है, ठीक है। इन कामों को क्या होता है, इन कामों को क्या माना जाता है, कम महत्व का। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये भला कौन बोलता है कि मतलब ये गंदा है, अपवित्र है, ठीक है ना। आप अपने घर को सफाई करते हो ना, क्यों करते हो, क्योंकि वहाँ गंदगी नहीं हो, ठीक है ना। जब आप अपने घर की सफाई करते हो तो इसका मतलब ये है आप भी गंदे हो, ठीक है ना। अगर दूसरों को गंदा मान रहे हो, वो तो क्या कर रहे हैं, अपने भारत देश की सफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हम अपन तो क्या कचरा फैलाने वाले हैं, वो क्या कचरा साफ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनकी अपन को इज्जत करनी चाहिए, वो इतने नेक काम कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। अपना गंदा हुआ, अपन ने जो गंदा किया है उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, जो लोग इन कामों करते हैं ना, ऊपर वाले काम करते हैं, उनको गंदा अपवित्र माना जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है ना। यह क्या है, यह जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो जाति व्यवस्था है ना, ऊंच नीची की जातियाँ, ऊंची जातियाँ, नीची जातियाँ, ये कैसे बना है, ये इसी कारण बना, उनके काम के आधार पर, ठीक है ना। अब कोई काम कर रहा है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी कचरा कचरा साफ कर रहा है, तो उसको क्या माना जाता है, निम्न जाति का मान लिया जाता है,
ठीक है ना। तो उसी तरह पर बता रहा है ये। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह, लोगों के समूह ऊपर तो देते हैं क्या कुछ, ये दिख गया ना। लोगों समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। देखिए जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे कौन होगी, निम्न जाति। ऐसा लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या होगी, निम्न जातियाँ, और ऊपर क्या होंगी, ऊंची जातियाँ। ठीक है ना, तो राजपूत हुए, ठीक है ना, राजपूत हुए, और ब्राह्मण ब्राह्मण हुए, जैन हुए, तो उनको क्या बोलते हैं, ऊंची जातियाँ। और नीची जातियों, ST SC की, OBC की जो जाति होती है उनको क्या बोलते हैं, निम्न जातियाँ। ऐसा लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मानव, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका धर्म क्या होगा, आपका धर्म होगा मानव धर्म, और आपका कार्य क्या होगा, मानव की सेवा करना है। जब मानव मानव क्या है, सभी की सेवा करना पसंद करना चाहता है। ठीक है ना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मानव हो। ठीक है ना, हम सभी को अपनी मतलब अपना धर्म अपनाना चाहिए, कौन सा, मानव धर्म को। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी की तरह है, तो जो जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने साथ आपको इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। ठीक है ना, भाई जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है ना, आप बोलते हैं सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है। ठीक है ना, आप जो पिछले ज़माने में पढ़ते हो, या ये इतना बड़ा योद्धा ये था, इतना बड़ा ये योद्धा ये था। जैसा आप पढ़ते हो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इतना बड़ा योद्धा था। ठीक है, आज जब सुनोगे पृथ्वीराज चौहान का, वो इतना बड़ा योद्धा क्यों है, क्यों है उसके, क्योंकि उसके पास क्या है, जो पढ़ने वाले लोग थे, कौन थे, जिन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी थी, चंद्रवरदाय राय ने। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के ऊपर किताब लिखी थी ना, चंद्रवरदाय ने। ठीक है ना, तो जिसके पास अच्छे मतलब इतिहासकार होते हैं, मतलब लेखक होते हैं, वही एक अच्छा योद्धा माना जाता है पुराने में। ठीक है, जैसे आप हो, अगर आपको कोई नाम जानना चाहता है कि कैसा है, तो आपको काम करना पड़ेगा, तब आपका नाम अखबार में आता है, तो आप सभी जानेंगे कि हाँ ये कि अच्छा लड़का है। ठीक है ना, इसने बहादुरी का काम किया है ना, ऐसे। तो ये क्या ये बोल रहा है कि जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, वो क्या बन गए, ऊंची जाति के लोग बन गए। ठीक है ना, और 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 दूसरे क्या मानने लगे, नीची जाति का। ठीक है, जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले तले में रखा गया, मतलब नीचे रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। जाति प्रथा के जो नियम थे वो एकदम निश्चित थे। क्या नियम थे, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब ये बोल रहा है कि मान लो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे आप अगर किसी बड़े के मतलब किसी खाती के घर में पैदा हो गए, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको कोई खाती वाला काम मतलब लकड़ी छीलने आने का काम करना पड़ता था। आपको अगर आपको इच्छा होती कि आप दूसरा काम करो, जैसे कि मतलब खेती कर सको या कुछ और काम कर सको, तो ऐसा करने की आपको इजाज़त नहीं थी। है ना, जिस जाति में आप पैदा हुए उसी जाति में ही आप काम करोगे, वही आपका पेशा होगा। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। ठीक है ना, जो चांडाल होते हैं ना, चांडाल चांडाल क्या किसे कहते हैं, जो गाँव के बाहर रहते हैं, मतलब गाँव वाले क्या करते हैं, उनको बाहर रखते हैं, और जब कोई मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार और उनके काम वो करते थे, मतलब दफनाने काम करते थे। तो इनको क्या घर के बाहर, गाँव के बाहर रखा जाता था, गाँव के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जाता था। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। ये जो कर्म है ना, ये कर्म जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आज भी होते हैं। कई कई मतलब इलाके इतने पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे काम होते हैं। देखो इतना विकसित होने के बाद भी, इतना विकास होने, भारत देश का इतना विकास होने के बाद भी अगर ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर ऐसे काम हो रहे हैं, जाति व्यवस्था जाति के विरुद्ध काम हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है ना, उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उनको तथाकथित अछूतों को वंचित
रखा गया। ये बोल रहा है कि भाई जो ऊंची जाति के लोग थे उनके बच्चों को तो क्या है सभी अवसर मिलते थे, पढ़ने का अधिकार था, सब कुछ का अधिकार था। और जो निम्न जाति के लोग थे उनको जो अछूत होते थे उनको क्या बोल होता था, उनको क्या होता था कि उनको बैठ मतलब क्लास में बैठने तक नहीं दिया जाता था। ठीक है ना। तो आपकी क्लास में कुछ मतलब अछूत भी होंगे, ठीक है ना, कुछ ऊंची जाति के भी होंगे, ठीक है ना, पर आप क्या है एक एक उसमें रहते हो, ठीक है ना। सभी को अपन समान समझ के समझते हैं। स्कूल की जो ड्रेस होती है ना वो इसी जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है जाति व्यवस्था? जब स्कूल में आप ड्रेस पहनते हो ना, सबकी सभी सभी ड्रेस पहनते हो, एक जैसी ड्रेस पहनते हो, क्यों पहनते हो? एक जैसी रंग बिरंगी क्यों नहीं पहनते हो? वो इसलिए नहीं पहनते हो क्योंकि भाई इसमें क्या है सभी एक समान दिखते हैं, दिखते हैं, सभी एक समान है। कोई नहीं बता सकता कि तू ये बच्चा ऊंची जाति का है, ये बच्चा नीची जाति का है, ठीक है ना। तो ऐसे तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब जो बड़े बच्चे होते थे मतलब ऊंची जाति के बच्चे होते थे उनको पढ़ने का मौका दिया जाता था, परंतु जो अछूत होते उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। हम्म। अब थोड़ा सा अपन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ? 1891 से लेकर 1956 तक ये जीवित रहे थे, ठीक है। 1891 में जन्म हुआ और मरे कब थे? 1956 को। भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के क्या है? पिता, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय का संविधान, ठीक है ना, जो कानून व्यवस्था है अपनी इन्होंने ही बनाई थी, जिनमें अधिकार जो इसमें जो दलित हैं उनको अधिकार मिला, ठीक है ना, आगे आने का अवसर पाने का। एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए लड़ाई लड़ी थी दलित समुदाय के, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी एक दलित समुदाय के थे, ठीक है ना, महाजाति के थे। तो इनको भी ऐसा ही मतलब इनके साथ भी भेदभाव होता था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने इनकी जो जीवनी होती है ना उनको पढ़ो। इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या करा, भारत का संविधान ही लिख दिया। क्या किया, उन्होंने अपनी शिक्षा का जो स्तर बढ़ाया, ठीक है ना। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, एक ऊंची कोटि पर आ गए वो, ठीक है ना। ऊंची जाति नीची जाति कोई भी नहीं रह पाया, वो एक शिक्षा के स्तर के जैसे ही उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा वो सबसे ऊपर उठ गए। सबसे ऊपर उठने के बाद क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी जाति के लोग हैं, ठीक है ना, जो मतलब शोषण, जो अमीर जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका शोषण करें, तो उनको रोका, ऊंची जाति लोगों को रोका शोषण करने से। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें संविधान बना दिया, ठीक है ना। उनका महाजाति में जन्म हुआ था, जो अछूत अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, ठीक है ना, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे, ठीक है ना। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अब देखो कितना बड़ी बात है ये, जो भीमराव अम्बेडकर ने उनके साथ भेदभाव हुआ तो इसको सहन नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने सोचा कि इसको तो, ये जो भेदभाव है इसको तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। देखो उन्होंने क्या किया, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब क्या की थी, पहले व्यक्ति, देखो पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उस टाइम पर जो निम्न जाति के लोग थे वो पढ़ भी नहीं पाते थे, पर इन्होंने क्या किया, क्लास के इनको बेशक इनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था, फिर क्लास के बाहर बैठे बैठे भी ये पढ़ते रहते थे, ठीक है ना। कि जिसके साथ अन्याय होता है ना वही जानता है कि उससे छुटकारा पाना, और वही इस नियम जो कानून होते हैं इनको सबको बदल सकता है, ठीक है। तो आपके साथ अगर अन्याय होता है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और आगे बढ़िए। वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है ना, ये क्या बने, वकील बने। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है ना। उन्होंने सबको क्या है, तुम सबकी सब बच्चे क्या है स्कूल जाओ, ठीक है ना, ये बोला उन्होंने उनसे। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पड़े, ठीक है ना। फिर देखो इन्होंने क्या किया, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है, सभी को समान माना जाता है, कोई ना तो उसमें ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, इसमें सभी समान होते हैं, ठीक है ना।
तो उन्होंने वो क्या तलाश थी उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उपदेश दिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। उन्होंने कहा कि भाई समाज में ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी लोगों की इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। मतलब आपने पढ़ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। आपको कोई दो अंतर बताने हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा, मुझे गुस्सा आता होगा। है आता है कि नहीं? तो गुस्सा आता है, ऐसा ऐसा महसूस करने लगता है वो। ये चीज़ें। अगले प्रश्न में हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। ठीक है ना। तो ये बता रहे जो आपने पढ़ा था ना, अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, तो इनके खिलाफ क्या अन्याय हुआ था, ठीक है ना, जाति व्यवस्था के आधार पर। तो उन्होंने कैसे कैसे लड़ा? उन्होंने अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाया और बाद में आगे चलकर उन्होंने क्या किया? भारत का संविधान लिखा। उनके बारे में बता रहा है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा और यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। कितने साल के थे? 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है, भाई जो महाराष्ट्र में गांव है कोरेगांव का, तो वहाँ पे अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हम अभी बोल रहे हैं, अभी क्या है, अम्बेडकर जी हैं, है ना, ये रेलवे स्टेशन है, ये अम्बेडकर जी हैं। ठीक है ना। अब अम्बेडकर जी बोल रहे हैं अपनी किताब से, मतलब उनकी जो किताब लिखी थी उन्होंने, तो उनमें से कुछ मतलब जो पंक्तियाँ हैं कुछ उठा के यहाँ पे जो राइटर है उसने छाप दी हैं, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। ठीक है, हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि अब हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। और जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, क्या होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। ठीक है ना। मोहम्मद प्रांत में महार समुदाय को एक अछूत माना जाता था। ठीक है ना। उनको एकदम से धक्का लगा। किसको धक्का लगा? किसको धक्का लगा? स्टेशन मास्टर को। वे भौचक्के के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना और वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में तो जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम पैदल निकल
निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम माहिर हैं, और उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे नहीं बन सकती। हमने सोचा कि जो बात है वो पैसे से नहीं बन सकती, तो किससे बनेगी? तो स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये किताब, जो स्रोत है, जो लिया है, ये किससे लिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, ठीक है ना। यहाँ से ये गद्यांश उठाया गया है, ठीक है ना। ये गद्यांश आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आपको शायद समझने वाली कोई बात नहीं है। अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम स्टेशन पर थे, हम स्टेशन पर टिकट लेकर थे, पिताजी और नौकर का इंतजार कर रहे थे। तो पिताजी आए नहीं, नहीं नौकर आया, तो हमने क्या किया, हम मतलब वहाँ बैठे रहिए। और स्टेशन मास्टर पहले तो हमको सोच रहा कि हम अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और तो स्टेशन मास्टर सोच रहा था कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो एकदम से उसके मुँह से निकल गया, हम बाहर हैं और हम अपने पिताजी और उनका नौकर का इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम कोरेगांव पहुँच जाएँ। और जैसे ही मुझे स्टेशन मास्टर ने देखा कि वहाँ वहाँ के लोग हैं, मतलब ये अछूत हैं, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल हुआ कि अगर लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए, ठीक है ना। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे, ठीक है ना। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब हैं, वो पैसा देने को तैयार थे, पर वो भी अपनी बैलगाड़ी में उनको बैठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या है, अछूत थे, नीची जाति के थे, ठीक है। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि जो ये भेदभाव हुआ, जाति पर आधारित भेदभाव हुआ, ठीक है ना, ये क्या करेगा? पहले तो वो उन्होंने छूने से मना कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या, वो क्या गाड़ी में उनको, मतलब जो यात्रा का जो साधन है वो भी नहीं मिल पाया उनके लिए, ठीक है ना। एक समुदाय की एक मतलब उन्होंने जन्म महार जाति में जन्म लेने के कारण ही उनको साधन नहीं मिले वहाँ पर, ठीक है ना। और रात भर वो वहाँ पे ही बैठे रहिए, तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। ये कुछ लाइन लिखी हुई है, ये आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, मतलब बाबा साहब, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना क्यों कर दिया, अब बताएंगे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीम अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया, जाति आधारित। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया थी, उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। भाई ऐसा भेदभाव आपके साथ कर दे तो आप क्या क्या करोगे, तो आपको उसमें बताना है। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह या उनका अनुभव हुआ है? हुआ बिल्कुल हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? जैसे मान लो आप कुछ शरारत करते हो, ठीक है। शरारत क्यों करते हो यार? आपने देखा होगा यार, आपके घर में ही होता होगा, सबके घर में होता है इनकी, ठीक है ना। और आपके शिक्षा का स्तर, आपके घर का शिक्षा का स्तर अच्छा है तो ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो पिछली जो मतलब पिछड़े एरिया होते हैं, ठीक है ना, उसमें ऐसा होता है कि मतलब चाय का जो कप होता है ना, वो भी अलग दिया जाता है, डिस्पोजल में दिए जाते हैं, ठीक है। काम करने वाले होते हैं, कच्चा पीने वाले, तो उनको डिस्पोजल में दिया जाता है चाय का कप, ठीक है। ऐसा काम होता है, क्योंकि वो अपने बर्तनों से उनको छूने तक नहीं देते। तो कितना गंदा काम है ये, ठीक है ना। इससे बचो बच्चों, अपनी शिक्षा को स्तर को बढ़ाओ। जब आप अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा लोगे तो मान लो कि जीवन में आप सब कुछ पालोगे, ठीक है ना। नौकरी लगना ही एक कुछ नहीं होता है,
ठीक है ना। समाज में एक अच्छा इंसान भी बनाती है। शिक्षा क्या करती है आपको, शिक्षित व्यक्ति कौन है, शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों की बातों को समझे, ठीक है ना, वही शिक्षित आदमी है। समानता के लिए संघर्ष, ठीक है ना। देखो अब तो क्या है, अपन जाति व्यवस्था के आधार पर लग रहे हैं, पर अपने साथ भी सभी के साथ भी एक वो हुआ है असमानता। क्या असमानता हुई है, जो अंग्रेज अपने पे गुलामी की थी, वो अंग्रेजों ने क्या किया, अपन को गुलाम बनाया था, तो वो क्या करते अपने साथ भेदभाव करते थे। भेदभाव कैसे करते, काले और गोरे का फर्क, ठीक है ना। जो गोरे लोग होते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, उच्च मानते हैं, और काले लोगों को क्या मानते हैं, निम्न मानते हैं, क्योंकि अपन क्या है थोड़े से उस टाइम पे क्या काले होते थे, तो अपन क्या करते वो असमानता करते थे। तो इसी असमानता के लिए हमारे जो नेता थे स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, जैसे महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह हुए थे, और कई सारे थे, ठीक है ना। इन सभी ने क्या है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी समानता को पाने के लिए। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था, ठीक है। मतलब समानता के लिए भी वो संघर्ष हुआ था। दलितों दलितों औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों को अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना। दलितों ने आंदोलन चलाए, औरतों ने भी आंदोलन चलाया, ठीक है। जनजातीय लोगों ने कैसा, आपने वो मूवी देखी है RRR, ठीक है ना, इसमें कैसे एक दलित होते हैं, ठीक है ना, जो जंगल में रहते हैं, उसकी भी एक बच्ची को उठा के ले आते हैं अंग्रेज, ठीक है ना, तो ऐसे उनका शोषण हुआ था, होता ही नहीं होता ऐसे, तो उसी के आधार पर उन पर शोषण होता था। किसानों ने अपने जीवन में जैसे किसान आंदोलन हुए थे, कई किसान आंदोलन हुए थे, ठीक है, जिसमें गैरबराबरी का अनुभव किया, तो ये सब कुछ हुआ था। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे लोग दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब दलित आंदोलन भी चले। दलित आंदोलन क्या, पहले एक तो है एक कौन नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो दक्षिण में थे, ठीक है ना। दक्षिण में क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो की थी, मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। अगले आने वाली कक्षाओं में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं ने क्या मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। मतलब क्या है, जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, जो ये अपना आज़ादी की लड़ाई थी, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी लड़ाई, ये किसके लिए लड़ाई थी, ये अपनी समानता के लिए लड़ाई थी। दलितों को क्या, किससे आज़ादी चाहिए थी, जाति व्यवस्था से, ठीक है ना। महिलाओं को किससे, कौन सी आज़ादी चाहिए थी, महिला को आज़ादी चाहिए थी कि उनको शिक्षा का अधिकार मिले, ठीक है ना। और किसानों को क्या चाहिए था, किसानों को चाहिए था जो जो जमींदार थे, जो ऊंची ब्याज लगाते थे, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो सब अलग थी, ठीक है ना, सभी को क्या चाहिए, समानता चाहिए थी। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, ठीक है ना। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात को से अवगत थे, ठीक है, वो भी जानते थे, जो संविधान लिख रहे थे, बाबा साहब भीमराव का भी संविधान लिख रहे थे, वो इन बातों को, कि उनके साथ हो चुका था, स्टेशन वाली घटना हो चुकी थी उनके साथ, तो स्टेशन वाली घटना हो चुकी, तो वो इस अनुभव को जानते हैं। तो भेदभाव होता है तो कैसा महसूस होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने संविधान में क्या किया है कि देखो, अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, ठीक है ना। दलितों ने हंगामा किया, मतलब उन्होंने क्या आंदोलन छेड़े मंदिरों में प्रवेश के लिए, किसानों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन छेड़े, महिलाओं ने शासन सरकार के खिलाफ आवाज़ छेड़ी कि हमें शिक्षा का अधिकार मिले। ऐसे कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। उन्होंने क्या किया फिर, अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने किया कि ऐसे लक्ष्य रख दिए, ठीक है ना। मौलिक अधिकार है, जो अपने मौलिक अधिकार होते हैं ना,
उनको रख दिया, जो मौलिक अधिकार को आने वाली मतलब चैप्टरों में अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको रखा। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना। समानता क्या है? एक अहम मूल्य। अहम मूल्य क्यों? क्योंकि जो सभी की सभी क्या है, समानता चाहते हैं, ठीक है ना। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक जो समाज है वो मतलब क्या है, स्थिर नहीं होगा। समाज क्या है, अस्थिर रहेगा फिर। जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, ठीक है ना। तो समानता होगी जब अपन आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है ना। जब मान लो कि भारत देश से बाहर जाते हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, या मैं इस जाति का हूँ, क्या मैं एसटी का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप क्या बोलोगे? आप एक शब्द बोलोगे, आई एम ए इंडियन, मैं एक भारतवासी हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि आप सभी लोग क्या, समानता आ गई। जब आप इंडियन बोलते हो ना तो सभी में समान हो जाते हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है ना। मतलब कुएं से पानी नहीं पीने से निम्न जातियों को ऊंची जातियां, तो उसे बोलते हैं छुआछूत। तो उन्होंने क्या किया, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप में खत्म कर दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया, कानून रूप में खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन, तो अनुच्छेद 17 है ये, उसके बारे में आगे पढ़ के चल सब पढ़ेंगे। इस कानूनी रूप में खत्म कर दिया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी। अब संविधान ने क्या जिम्मेदारी डाली सरकार पर, कि वे गरीबों को और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता का अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। समानता का जो अधिकार होता है, समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेके 18, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये रहे अपने सबके सब नेताजी। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों के लिए जोर दिया गया है कि, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। तो एक पाठ अपन को क्या बताना चाहता है कि भाई शायद भले ही आपने मैं संविधान में लिख दिया हो, चाहे आप कितना भी प्रयास कर रहे हो, संविधान एक तरह से कानून की तरह निर्माण, कानून का काम करता है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, वो उस असमानता को मिटाने का प्रयास तो कर रहा है लिखित रूप में, पर जो जो ग्राउंड लेवल पर है, ठीक है ना, जो मतलब नीचे आकर नीचे स्थिति पे जाकर ये काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर काम करता तो आज भी जाति व्यवस्था मतलब ऐसे जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होता या असमानता नहीं होती, ठीक है ना। तो समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता क्या है? समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। वो क्या कह रहे हैं, जो समानता है वो क्या क्या हुए क्या क्या करे समानता, वो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, ठीक है ना, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के लिए संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। तो ये समानता कब आएगी, जब ये अपन उसको दैनिक जीवन में अपना लेंगे, इसको सच्चाई की तरह अपनाएंगे, है ना। इसके लिए संघर्ष करेंगे, ये आंदोलन करेंगे और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से लाभ लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आएगी, समानता आएगी। तो समझ गए अब समानता क्या है। तो संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। वो बोल रहे हैं कि संविधान के लेखकों ने बोला जो विविधता की इज्जत करना, अपन को जब विविधता होती है ना, अलग अलग धर्म के अलग अलग पहनावे, उनकी इज्जत करना होगा और उसे मूल्यवान मानना होगा, ठीक है ना। एक मूल्यवान चीज़ है हमारे लिए, रोचक वाली चीज़ है, ठीक है ना। और समानता सुनिश्चित करने के लिए में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बनेगा। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब लोगों को कैसे आज़ादी होनी चाहिए, मतलब कुछ भी काम करने की, सब काम करने की उनको आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है ना। अपने त्यौहार मना सके, अपने धर्म को मतलब
अपना सकें, कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपन, ठीक है ना, और अपनी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। पर ऐसा आप कुछ भी तो बोल सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कोई चुप नहीं कराएगा, पर आपकी जब बोलने की जब मर्यादा होती है ना, उसमें रहकर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मर्यादा तोड़ते हो और किसी चीज़ की निंदा करने लग जाते हो, ठीक है ना, तो वो आपके से आप क्या कर रहे हो, संविधान की इस बात का उल्लंघन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, तो सभी के लिए एक भाषा, एक धर्म नहीं हो सकता, एक त्यौहार नहीं हो सकता, है ना। तो सभी के लिए अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग भाषा होंगी, अलग अलग त्यौहार होंगे, जो वो अपना जो लोग अपने आप अपना सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये सरकार क्या करेगी, सभी धर्मों को बराबर मानेगी और किसी एक धर्म पर जोर या मतलब जोर नहीं देगी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ना मैं इनको बता दूंगा आपको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना, कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो ये क्या है, विविधता में एकता को दर्शाता है। और देखो ये संविधान का ये प्रश्न, देखो ये उद्देश्य का ही अपनी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग ये सब कुछ हैं, ये पहला पन्ना है अपना प्रस्तावना, इसको पढ़ेंगे आप आगे चल के। तो ये अपने हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों थैंक यू, ठीक है ना। बस बच्चों आप क्या सब्सक्राइब करता रहे करो, जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी थोड़े ना मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो बाय बच्चों, थैंक यू, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना।